एवरीवन, बच्चों बोर्ड की विजिबिलिटी क्लियर है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। 2 मिनट वेट करेंगे बच्चों, बाकी बच्चे ज्वाइन कर लें। लेट्स स्टार्ट। के ऑलमोस्ट सारे आ गए हैं। बच्चों 2 मिनट वेट करेंगे। एक बार मैं अटेंडेंस चेक कर लूं। अर्व आ गए हैं, अथर्व आ गए हैं, जतिन, मुस्तफा, ऋषिका, सिद्धांत, स्नेहा, सूरज, तान्या। सॉरी बच्चों, कई बच्चे अभी भी प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए मैं मैसेज कर रहा था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, बोर्ड बोर्ड की विजिबिलिटी तो सबको क्लियर है एवरीवन? यस सर। ठीक है। एनीवन जिसकी आज फर्स्ट क्लास है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसने अभी तक मेरे साथ कोई क्लास नहीं करी हुई है? एनीवन? आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी आज फर्स्ट क्लास हो? तो अभी तक बैकअप चल रही थी मेरी। बैकअप नहीं, जिसकी फर्स्ट क्लास हो। बैकअप वाले भी मैं नहीं पूछ, जिसने आज तक कोई क्लास ही नहीं। ठीक है, सबने करी हुई है। ठीक है, डन है, वेरी गुड।
ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों अपना चैप्टर सेकंड, एंड चैप्टर सेकंड इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से बोल कर देखेंगे बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर के अंदर सारे बेसिक्स हैं जो हम आगे यूज करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो आपने एटम के कितने मॉडल पढ़े हैं 9th 10th क्लास में? ठीक है, एक बार रिकैप लेते हुए आगे बढ़ेंगे। टेल मी। सर 3 कौन कौन से बच्चे? वेरी गुड, टेल मी। थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड थॉमसन एंड मॉडल, वीरबोर्ड, रदरफोर्ड मॉडल, वेरी गुड, एंड बोहर मॉडल, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। क्या ये फाइनल मॉडल है? मतलब इसके अलावा कोई और मॉडल है या नहीं है? आपको पता है ऐसा कुछ? नील बोर तो लास्ट था। नील्स बोर तो लास्ट था, मतलब दैट इज कंफर्म कि नील्स बोर के अलावा कोई और मॉडल नहीं है अकॉर्डिंग टू यू, मतलब जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। नो हाँ? सर। है ना? ठीक है, मतलब आपने 9th 10th क्लास में जितना पढ़ा है आप उसके अकॉर्डिंग जो बता रहे हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, नील्स बोर की बात हो गई। यार ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे बच्चे यार? लिंक सबको सेंड हो गया ना? ठीक है, सारे आ गए, भावार्थ आ गए हैं। ठीक है, भावार्थ बच्चे आपने बड़ा लेट ज्वाइन करा। प्रज्ञा आ गई, ठीक है। अच्छा, अभी भी क्रिश एंड कबीर दे आर एब्सेंट, नो इश्यूज। चलो बच्चों, लेट अस स्टार्ट। 3 मॉडल आप सबने 9th क्लास में पढ़े थे। पहला था थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, सेकंड इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, एंड थर्ड इज बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बट आई वांट टू टेल यू एवरीवन, ये तीनों ही मॉडल्स जो थे इनके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, एंड द फाइनल मॉडल इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, जो 11th क्लास में सेकंड चैप्टर में आप पढ़ोगे। क्लियर? जो हम अब इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, एंड दैट इज द फाइनल मॉडल। बट हम डायरेक्टली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे नहीं पहुंच सकते बिकॉज उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स समझनी पड़ती है, एंड क्वांटम मैकेनिक्स इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स नाम का एक टॉपिक आता है। फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपने 11th क्लास में देखा होगा, एक चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। सुना है बच्चों? है ना? यस सर, काइनेमेटिक्स। ठीक है, आप ऐसे चैप्टर्स को देखते होंगे तो ये मैकेनिक्स के पार्ट है। मैकेनिक्स 2 तरह की है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट आता है और इसमें क्वांटम मैकेनिक्स यूज। बट ये जरूरी नहीं है बच्चों कि हम सीधा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम को स्टडी करें और बाकी मॉडल्स को छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि बाकी 3 मॉडल्स में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ देंगे और डायरेक्टली आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम पे जंप करें। व्हाई? बिकॉज इन तीनों मॉडल्स में से कुछ बातें आज तक एग्जैक्टली करेक्ट, नो डाउट देयर आर सम लिमिटेशंस, बट एट दैट टाइम व्हेन दे आर गिविंग देयर मॉडल, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट दे कैन डू। ठीक है, उनके पास जितने इक्विपमेंट से, जितनी नॉलेज थी, उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बेस्ट चीज बताई। तो सबसे पहले अब हम क्या करने वाले, मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए बहुत सारी बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है। क्लियर? वेव नेचर आपको पता होना चाहिए, पार्टिकल नेचर आपको पता होना चाहिए, लाइट का डुअल नेचर होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। बट उससे पहले आप समझ लो पूरा एटम ना आपके सामने होगा। ठीक है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एटॉमिक मॉडल एग्जैक्टली। बट देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज तक एटम को एग्जैक्टली देखा नहीं। ठीक है, वी हैव ओनली थियोरेटिकल मॉडल्स। क्लियर हो रहा है बच्चों? यस द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि आज तक जो Yes, चीज sir. देखी नहीं गई उसके बेसिस पे सब कुछ होता जा रहा है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सब कुछ होता जा रहा है, क्योंकि ये हमारी लिमिटेशन, और ऐसी बहुत सारी हमारी लिमिटेशंस है। हम इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, हम इंस्ट्रूमेंट से भी एक लिमिट तक देख सकते हैं, एक लिमिट के बाद टनल जो टनलिंग टेलीस्कोप सर स्कोप होता है सर, उससे तो एटम को हम देख सकते हैं ना ये आपको किसने बताया? सर? ऐसा सर कहते हैं सर, आईआईटी में भी सर वो है। मैं सर मुझे याद उसका नाम ढंग से एग्जैक्ट एटम को देखा नहीं जा सकता, उसकी प्रोजेक्शंस को देखा जा सकता। एग्जैक्ट एटम को नहीं देखा जा सकता, उसकी प्रोजेक्शंस को देखा जा सकता। क्लियर हो रहा है? मतलब जैसे एग्जैक्ट एटम अगर मूव भी कर रहा है तो उसकी प्रोजेक्शंस, जैसे आप मान लो मधुमक्खियां घूम रही हैं बहुत सारी और आप उनकी फोटो क्लिक करो,
आ रहा है बच्चे समझ में जो भी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ठीक है, यस सर। तो आप उनकी फोटो से एक आइडिया लगा रहे हो, आपको दिख कुछ नहीं रहा है, यू आर यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट जिससे आप रैंडम क्लिक मार रहे हो, और जब उसके क्लिक को आप जैसे जैसे फोटोग्राफ पहले क्या होता था, नेगेटिव होता था, फिर वो क्लियर होके आता था, तो आपको उसके प्रोजेक्शंस दिखते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी थ्योरीज हुई हैं, बहुत डिटेल में जाकर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने उसे डिस्कवर कर लिया, और ऐसा कहा जा सकता है कि अब एटम के बारे में ज्यादातर चीजें हमें पता है। ठीक है, कभी भी ये देखना किसी भी डेफिनेशन में ये नहीं लिखा होता इट इज डिफाइंड एज। ठीक है, साइंटिफिक डेफिनेशंस को जब भी पढ़ोगे तो उसमें लिखा जाता है मे बी डिफाइंड एज। ठीक है, क्योंकि वो कब चेंज हो जाए पता नहीं। चलो अब जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पे। एटम का सबसे पहला मॉडल था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, यही था ना बच्चों? Yes, sir. First model of an atom is Thomson model of an atom, and now we are starting with Thomson. आज की क्लास में हम थॉमसन रुदरफोर्ड को डिस्कस करेंगे। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम में क्या बताया? सबसे पहले कि थॉमसन ने क्या कोई एक्सपेरिमेंट करा था फॉर हिज एटॉमिक मॉडल? नो, थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करा था फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1898। ठीक है, आप सबको पता होगा इसके बारे में, सुना है कैथोड रेज एनोड रेज, एक्सपेरिमेंट सुने हैं नहीं Yes. सुने बच्चों? Yes, sir. Yes. ये सब आपने सुना हुआ है 9th क्लास के। तो थॉमसन ने जो डिस्कवरी करी थी वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, और उन्होंने वहां से अपना एटॉमिक मॉडल सजेस्ट करा था। एटम के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत पहले भी बता चुके हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नाम की थ्योरी आप पहले भी पढ़ चुके हो, उससे पहले भी एटम की कुछ बातें होती रही। ठीक है, हम कहते हैं 1808 में डाल्टन ने अपनी थ्योरी दे दी थी, एटॉमिक थ्योरी। एटम के बारे में जो मॉडल आया वो पहला मॉडल था थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अब देखना बच्चों, यहाँ पर आप क्या क्या देखोगे कि कुछ चीजें आज तक सही है और कुछ चीजें जो लिमिटेशन है उनको कैसे इंप्रूव करा। तो आई एम स्टार्टिंग विद फर्स्ट थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। व्हाट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम? थॉमसन ने क्या प्रपोज किया, पहले उनकी स्टेटमेंट देखो बच्चे, एक एक चीज। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम की स्टेटमेंट में सबसे पहले कहते हैं ही प्रपोज दैट, क्योंकि वो कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं था तो इसलिए बोला जा रहा है ही प्रपोज दैट एन एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस and electrons are embedded in it। कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आपने पहले ना पढ़ा। sufficient enough to neutralize the positive charge, sufficient enough to neutralize the positive charge। He proposed an atom is a sphere। ध्यान से सुनो, थॉमसन का मॉडल आया, अपने मॉडल के अंदर उन्होंने क्या बोला, एटम को उन्होंने बोला एक स्फीयर। कैसा स्फीयर है? एक स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस फैले, और इलेक्ट्रॉन्स बीच में गड़े हुए, एम्बेडेड इन। क्लियर? सफिशिएंट इनफ, इतने इलेक्ट्रॉन्स है कि वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर। तो सबसे पहला पॉइंट देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट दैट एन एटम इज अ स्फीयर। ये हम नहीं देखते, मेन चीजों में जाते हैं हम। एटम की शेप उन्होंने जो बताई और आज तक जो शेप है दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। यस और नो? Yes. 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 Yes, जानते हैं एटम की जो शेप थॉमसन ने बोली थी और जो शेप हम आज देखते हैं, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बाद भी हम क्या कंसीडर करते हैं, एन एटम इज स्फेरिकल। क्लियर हो रहा है? तो उन्होंने जो पहली स्टेटमेंट अपनी बोल रहे हैं, पहली लाइन जो बोल रहे हैं, उसके अंदर ही जो पहली बात बोली गई है वो बिल्कुल सही है और आज तक सही है। सेकेंड, उन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्जेस पूरे फैले में, मतलब उस पेयर ही समझ लो पॉजिटिव चार्जेस, और बीच में सीड्स की तरह, जैसे आपने सुना होगा इस मॉडल को और भी नाम बोला गया था वाटरमेलन मॉडल, याद आ रहा है? प्लम पुडिंग मॉडल, ये नाम इसको दिए गए। जैसे वाटरमेलन पूरा रेडिश पार्ट है वो पॉजिटिव चार्जेस एंड सीड्स आर एम्बेडेड इन इट। व्हाट इज दैट? दैट इज द नेगेटिव पार्ट। और वो क्या कह रहे हैं लास्ट में, ध्यान से सुनना, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, सफिशिएंट इनफ टू न्यूट्रलाइज। मतलब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एटम इज स्फेरिकल एंड एटम इज न्यूट्रल। और ये दो ऐसे पॉइंट्स है बच्चों, मैं आपको कह रहा हूं कि किसी ने भी इसको डिस्कार्ड नहीं करा, नीदर रुदरफोर्ड नॉर बोर, और आज की डेट में जो फाइनली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसके अंदर भी इसे डिस्कार्ड नहीं करा जा सकता दैट एटम इज स्फेरिकल मॉडल। एटम एक स्फेयर है।
और एटम न्यूट्रल। समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट Yes, पॉइंट। अब सवाल उठता है कि उन्होंने ये प्रोजेक्शन कैसे दे दी? उन्होंने तो कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं करा, उन्होंने कैसे बता दिया कि एक स्पेयर है, क्लियर, और एटम न्यूट्रल है, विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट? सोचने वाली बात है ना बच्चों। मतलब Yes. ये तो फिर हम अगर मतलब उनकी थ्योरीज के पीछे उन्होंने बोला था, बट उन थ्योरीज के पीछे बिना एक्सपेरिमेंट उन्होंने इतनी बड़ी बात बोला, बता दी, और जो आज तक सही है। उन्होंने कहा यूनिवर्स में जितने भी क्रिएशंस होते हैं ना, जितने भी क्रिएशंस होते हैं जो अपने आप क्रिएट होते हैं, they generally take the form of sphere, earth. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Planets. ठीक है, planets। और क्या है? मोस्टली जो फ्रूट्स हैं, मोस्टली जो वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, मोस्टली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये कैसी शेप ले रहे हैं? They take the shape of sphere. Rain drops, बारिश की बूंदों को अगर ध्यान से देखो तो वो किसकी शेप लेती है? तो स्पेयर। स्पेयर, स्पेरिकल। ये क्वेश्चन है चैप्टर 5 के अंदर। तो जो भी क्रिएट हो रहा है, क्लियर, उन्होंने जो बोला मैं ये बता, उन्होंने जो बोला कि जो भी क्रिएट हो रहा है दे प्रेफर द शेप ऑफ स्पेयर। व्हाई? बिकॉज स्पेयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया ड्यू टू व्हिच इट हैज मिनिमम सरफेस एनर्जी एंड दैट्स व्हाई इट इज मैक्सिमम स्पेयर। मतलब एक गिवन वॉल्यूम, कोई भी गिवन वॉल्यूम, एक ऐसी शेप जिसमें उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो, उसकी वजह से उसकी एनर्जी मिनिमम हो, और जब एनर्जी मिनिमम हो तो उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैंने 2 लाइन बोली है लास्ट में, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। थ्योरेटिकल चैप्टर में बिल्कुल डेप्थ में ले जाता हूँ, ठीक है, थ्योरेटिकल चैप्टर की बिल्कुल डेप्थ में जाते हैं कि क्वेश्चन कहीं से भी फॉर्म हो जाए, आप फंसने वाले नहीं, ठीक है, चाहे 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। उन्होंने ये जो बोला स्पेयर, उसके पीछे क्या रीजन बताया भाई? स्पेयर जब कोई भी गिवन वॉल्यूम अपने आप को स्पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो स्पेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है, जिसकी वजह से सरफेस एनर्जी मिनिमम हो जाती है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। ये पॉइंट बड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग, क्लियर? क्योंकि अब एक तरफ तो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं और एक तरफ मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं। यू कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट एवरीवेयर, अपने ऊपर लगा सकते हो ये कंसेप्ट। मैथमेटिकली प्रूव होगा बोर्ड्स मॉडल के अंदर, मैं इसे मैथमेटिकली भी दिखाऊंगा आपको, बट साइंटिफिकली भी अगर आप करना चाहो तो लगा सकते हो। क्या एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है किसी भी सिस्टम? टेक योर एग्जांपल, मैं अगर मेरी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, क्लियर हो रहा है, मेरी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई, वो एनर्जी मैं यूज कर सकता हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, नहीं तो मैं ही क्लियर हो रहा है, वो एनर्जी जो मैं यूज कर सकता हूं दैट इज ओवर। अब क्या करूंगा मैं? टेल मी। पड़ा रहूंगा ना भाई, मैं मूव नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं सोच नहीं सकता, मेरी वो सारी एनर्जीज मेरे पास नहीं है। अपना एग्जांपल लो, आप सुबह स्कूल गए, अभी तो सब लॉकडाउन में फंसे पड़े, मान लो स्कूल जब जाते थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock उठे, 7:30 पहुंचे, 8 o'clock से क्लासेस ली, 2 o'clock घर आए, और घर से सोचो कि फिर क्लासेस स्टार्ट हो रही है, फिर आप कोचिंग के लिए निकल गए, ठीक है, विदाउट टेकिंग फूड, ठीक है, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock टू इवनिंग 6 o'clock, व्हाट इज योर एनर्जी लेवल? वेरी हाई और वेरी लो? Very low. Very low. वेरी लो। फिर 6 बजे से निकले हुए, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, ठीक है, पानी पी भी लिया, कुछ खाने को नहीं मिला। पहले 8 घंटे स्कूल में थे, अब 6 घंटे ट्यूशन क्लासेस में है, मतलब 8 बजे घर पहुंच रहे हैं, सुबह 6 बजे के निकले हुए। क्या होगा? आपकी एनर्जी लेवल क्या होगी? बहुत हाई। उसके बाद क्या करोगे? अरे आप चलो खेलने चलते हैं, ऐसा कोई बोल सकता है? No, sir. No, क्या sir. करना, क्या करने का मन करेगा? टेल मी, व्हेन योर एनर्जी लेवल इज लो, व्हाट विल यू डू? So सोने का. बैग फेंकोगे, ठीक है, और सीधा जाके बेड पे गिरता। घर वाले बोलेंगे कुछ खा लो, इसकी भी हिम्मत नहीं है। यस और नो? Yes, sir. सीरियसली ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करो बच्चों, किसी भी सिस्टम में क्या होता है, जब एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम, जब एनर्जी बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। वी आर इन द एक्साइटेड स्टेट। यस और नो? Yes, sir. समझ में आ रहा है क्यों बोला ऐसा? क्योंकि उन्होंने कहा कि यूनिवर्स में जितने भी क्रिएशंस हुए हैं जो अपने आप क्रिएट होते हैं, एटम को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ऐसा पहले बताया गया था 1800। तो उस टाइम की बात कर, कि उन्होंने कहा कि एटम को तो क्रिएट करा नहीं जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता, तो जो अपने आप क्रिएट हो रहे हैं
they generally prefer the shape of sphere because it has minimum surface area due to which surface energy is minimum and stability is maximum. Say yes or no. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. समझ में आ रहा है? What is the reason? किस reason से उन्होंने ये बात बोली? And second point, atom is neutral. जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव. क्लियर? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. क्यों? क्योंकि आप तो ये कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हो. इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओ, अगर इन्फ्लुएंस नहीं होता तो इसका मतलब एटम इज न्यूट्रल. मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओ, अगर इन्फ्लुएंस नहीं होता तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है. अगर कोई चार्ज होता, मान लो पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव फील्ड की तरफ जाता. नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ जाता. आपने तो दोनों टर्मिनल लगा दिए ना, पॉजिटिव नेगेटिव. अगर वो सेंटर में ही है तो उसके अंदर उस पर कोई चार्ज नहीं. अब कोई चार्ज नहीं है, इसके दो मतलब है कि चार्ज ही नहीं है या चार्जेस हैं बट जितने इक्वल और अपोजिट है. जितने हैं वो अपोजिटली इक्वल है, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव. यस और नो? Yes, sir. देख रहे हो ये छोटे से, इसका मतलब कितना है? ये छोटे सी 4 लाइनों का कितना मतलब? Yes, sir. Yes, sir. समझ पा रहे हो? Yes. हम लोग ये देखते हैं, अरे इतना इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है. अरे बच्चे जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो. यहाँ तक सबको समझ में आया तो आगे बढ़ो. Yes, sir. Yes, sir. वाटरमेलन मॉडल Watermelon. और प्लम पुडिंग मॉडल. प्लीज वेट, मैं आपको टाइम दूंगा आपके डाउट्स का. वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल से आपको क्या लगता है? क्या ये रिजिड बॉडी है या एक हॉलो बॉडी? एटम कैसा है? रिजिड है या हॉलो है? अगर स्फीयर की बात करूं, मान लो एक बॉल है स्फेरिकल फॉर्म में, तो बॉल तो बहुत सारी है. कौन कौन सी है? आपने कॉस्को बॉल देखी है, सबने बास्केटबॉल देखी है, वॉलीबॉल देखी है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये कैसी होती है? अंदर से ये हार्ड होती है, रिजिड होती है, हॉलो होती है? Sir, Hollow. hollow. क्लियर होती Hollow. है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा आपने अगर कभी देखा हो ओलंपिक्स के अंदर, तो एक शॉर्ट पुट बॉल होती है, शॉर्ट पुट थ्रो होता है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मतलब इंडिया वाले उसे कहते हैं गोला फेंकना. क्लियर हो रहा है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो शॉर्ट पुट बॉल अगर आपने देखी हो एग्जैक्टली, वो कैसी है? वो हॉलो है, rigid. Sir, Rigid. rigid रिजिड है. है. अब सवाल उठता है एटम क्या है? हॉलो है, रिजिड है? बच्चों प्लीज अपने दिमाग के अंदर वो रूदरफोर्ड और बोर्स वाली बातें लाना मत. अभी थॉमसन की बात सोचो और प्रैक्टिकली सोचो क्या है. Rigid. सर अभी rigid आप होगा थॉमसन सर. नहीं समझ पाओगे. मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप दिमाग में रूदरफोर्ड को चलाते रहोगे, नेल्स बोर को लाते रहोगे, तो आप थॉमसन की बातें नहीं समझ पाओगे. थॉमसन ने जो बातें बोली है उसके हिसाब से एटम क्या है? इट इज रिजिड बॉडी और इट इज हॉलो बॉडी. Rigid. सर rigid body. Rigid. sir. रिजिड बॉडी. क्लियर हो रहा है? एटम न्यूट्रल है, स्टेबल कैसे है? क्योंकि एक तो शेप स्फीयर की है, जितना पॉजिटिव है जी उतना नेगेटिव है, चार्जेस बैलेंस्ड है, तो बॉडी क्या होगी? दैट विल बी स्टेबल. यस और नो? Yes, yes, sir. Yes, यार sir. ये सारी चीजें देखो इस 4 लाइनों के अंदर, मतलब लाइन में लिखोगे तो शायद 2 ही हो. ये क्लियर हो रहा है? तो इसके अंदर ये सारी चीजें पता चलती है और ये आज तक सही है. एटम इज स्फेरिकल इन शेप एंड एटम इज न्यूट्रल. ठीक है. तीसरी बात जो अब आप कंक्लूजन निकालो, इन्होंने बोला नहीं है कहीं, ठीक है, बट इनके मॉडल से कंक्लूजन निकलता है कि उन्होंने एटम को क्या माना. ही कंसीडर्ड दैट एटम इज अ रिजिड बॉडी. और उन्होंने अपने पोस्टुलेट में कहीं नहीं बोला ये बात. देखिए यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वाटरमेलन मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि पूरा अंदर जाके देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज फैले हुए हैं और बीच में सीड्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स गड़े हुए हैं, और जितना पॉजिटिव है जी उतना नेगेटिव चार्ज है. दैट मींस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एनी डाउट? No, sir. No, सर sir. हाँ बच्चे आप बोलो, डाउट बोलो प्लीज. आपने कहा था कि स्फीयर अगर कोई चीज होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी. सर ऐसा क्यों? क्या 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 मैं समझा नहीं. तो मतलब स्फीयर अगर कोई चीज है तो फिर उसकी एनर्जी कम होगी, तो ऐसा क्यों है? बच्चे ये सरफेस एनर्जी की बात करें. सरफेस एनर्जी सरफेस एरिया से डिसाइड. स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है, ठीक है, उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो मिनिमम होता है. आप चाहो तो मैं एक एग्जांपल अभी के अभी आपको दिखाता हूँ. ये मेरा एक हाथ दिख रहा है बच्चे आपको, ठीक है, पाम, ठीक है. इसमें 1-1 इंच की दूरी पे मैंने मैग्नेट के नॉर्थ पोल रखे और ऐसे ही ऊपर 1-1 इंच की दूरी पे मैग्नेट के साउथ पोल है. मैं जब इन्हें ले जा रहा हूँ तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है कम है? पहले देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख गया आपको? 1-1 इंच पे नॉर्थ वाला साउथ को अट्रैक्ट कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा? टेल मी. यस सर. Yes, sir. अब ये वॉल्यूम सबको दिख रहा है? ये सबको दिख रहा है? Yes, sir. अब इसे देखो, ये इस फॉर्म में आ गया, स्फेरिकल फॉर्म, ठीक है. 1-1 इंच पे नॉर्थ है और 1-1 इंच पे साउथ है. इसके अंदर भी वैसा ही है जैसे था ना. अब इसको मैंने किस फॉर्म में ला दिया? स्फीयर की फॉर्म. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes. अब मुझे बताओ एरिया ऑफ कांटेक्ट यानी जो नॉर्थ और साउथ मिल रहे थे, पहले ज्यादा मिल रहे थे या अब ज्यादा मिलेंगे?
पहले सर पहले क्लियर? तो जब वो स्फीयर की फॉर्म लेता है तो उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो डिक्रीज हो जाता है, सरफेस एनर्जी डिक्रीज। क्लियर हो रहा है? सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है जिसकी वजह से हम कहते हैं स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब ये एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म। क्लियर? किसमें ज्यादा स्टेबल है, किस शेप में ज्यादा स्टेबल है? ठीक है, अगर वो अपने आप को क्रिएट कर रहा है तो स्फीयर की शेप में ज्यादा स्टेबल है क्योंकि सरफेस एनर्जी। क्लियर? ये तो हमें फोर्सफुली करना पड़ रहा है ना, अगर अपने आप को, ये तो मैं फोर्सफुली कर रहा हूँ। क्लियर हो रहा है बच्चे? यस सर। जिसका भी डाउट था, आई थिंक मुस्तफा। यस सर। ठीक है, चलो नाउ दिस इज क्लियर। कैन वी स्टार्ट रदरफोर्ड मॉडल? नोट कर ले बच्चों, नोट करना है तो। कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, मैंने कोई नई चीज नहीं बताई। कुछ नया पता सर चला फिगर ही बनानी है। आपको? आपका देखो कुछ नहीं आना है इसमें से, एग्जाम की बात करोगे तो कुछ नहीं आना। समझना जरूरी है बिकॉज तभी क्वांटम समझ में आएगा। क्वांटम समझने से पहले ये समझ में आना चाहिए कि किसने क्या क्या बातें बोली थी और किस किस के अंदर क्या क्या लिमिटेशन। अब देखो लिमिटेशंस, हाँ बच्चे, आशीष जस्ट गिव मी 1 मिनट। लिमिटेशन तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक दूसरा मॉडल नहीं आए, वो बताएगा ना कि क्या कमी। ठीक है, तो अभी तो रूदर थॉमसन की बात होगी, रदरफोर्ड में समझेंगे। आप बनाना चाहो बना लो प्लीज। हाँ आशीष बोलो, डाउट है तो। सर वो सफिशिएंट इनफ के बाद क्या लिख रहा है? सफिशिएंट इनफ टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चे। अरे किसने लीव कर दिया? आरोहा बच्चा आपने ज्वाइन कर लिया है? यस सर। अभी रिसेंटली ज्वाइन करा है आपने या स्टार्टिंग से हो? नो सर, स्टार्टिंग से सर। स्टार्टिंग से हो। क्लियर हो रहा है बच्चे टॉपिक? यस सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, कोई इशू नहीं है बच्चे। वैसे आज तो इसकी फर्स्ट ही क्लास है। ठीक है, अगर आपको जो भी डाउट है, किसी को कोई भी डाउट आ रहा है, अपना डाउट क्लियर कर लेना। आरोहा आपको अगर कोई डाउट आ रहा है प्लीज मेरे को बता दो। थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं होना चाहिए ना, पूरा क्लियर होना चाहिए। क्या ऐसी चीज है जो क्लियर नहीं होगी? एक स्पेयर वाले जो फॉर्म है वो तो आपको मैथमेटिकली समझ में आएगा, मतलब वो बोर्ड्स मॉडल के अंदर क्लियर होगा डिटेल। ठीक है, जिन बच्चों को स्पेयर में दिक्कत हो रही है उनको मैथमेटिकली क्लियर हो जाएगा जब हम बोर्ड्स मॉडल की बात करें। और कोई चीज, ये कंसेप्ट समझ में आया? मिनिमम एनर्जी मींस मैक्सिमम स्टेबिलिटी। आरोहा? यस सर। मैंने आपसे पूछा, आपको जो भी चीज क्लियर नहीं हो रही आप मतलब मेरे से पूछ सकते हो क्या भी, कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो मैंने डाउट। ओके सर। ठीक है, कुछ भी ऐसा ना हो बच्चों। बाकी सबको कोई भी डाउट है? सबको सब कुछ क्लियर हुआ है? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आरोहा बच्चे, आपको ऐसी कौन सी चीज है जो क्लियर नहीं हुई है? प्लीज आस्क। सर ये एनर्जी वाला, कि एनर्जी लो है तो ये स्टेबिलिटी हाई वाला। एनर्जी वाला आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया? देखो बच्चे, किसी भी सिस्टम में क्या होता है, आप अगर मिनिमम एनर्जी लेवल पे होते तो आपकी मूवमेंट कहां से होगी? किसी भी सिस्टम की एनर्जी अगर मिनिमम है, ठीक है, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मैंने अपने हाथ पे रखा है, क्या ये अपने आप मूव करेगा? नो सर। क्योंकि इसकी एनर्जी मिनिमम है। अब मैं इसे एनर्जी देता हूं, देखो मैंने इसे एनर्जी दी, दिख रहा है? ये एनर्जी कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। यस सर। तो ये क्या स्टेबल है? अब नो सर। कहीं भी लगा लो इस कंसेप्ट को, ये एनर्जी नहीं है, ना मैं दे रहा हूं ना इसके पास एनर्जी, इसके पास एनर्जी है ही नहीं। है पोटेंशियल एनर्जी है नहीं है? एनर्जीज का कंसेप्ट याद करो। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, क्या ये मूव करेगा? नहीं। नो सर। क्लियर? कब तक मूव नहीं करेगा? जब तक इसे मैं जब एनर्जी नहीं तक दूं। हम एनर्जी नहीं देंगे। क्लियर हो रहा है? तो एनर्जी मिली Yes, sir. तो क्या हुआ? किसी को भी एनर्जी मिली तो क्या हुआ? स्टेबिलिटी बढ़ गई, सॉरी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, स्टेबिलिटी कम हो गई। स्टेबिलिटी का मतलब समझो, व्हेन यू आर स्टेबल, व्हेन यू आर स्टेबल, व्हेन यू नॉट मूविंग। क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, हमें स्टेबिलिटी के कंसेप्ट को समझना है। किसी के पास अगर एनर्जी नहीं है, वो उस पोजीशन पे फिक्स्ड है, दैट मींस इट इज स्टेबल। ठीक है, ये वॉल है, मतलब बोर्ड के पीछे वॉल है, क्या है? इसके पास एनर्जी है? नहीं है एनर्जी, एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड है, बट वो उसकी मिनिमम एनर्जी है तो स्टेबल है। अब नीचे अर्थक्वेक आ गया, क्या होगा? अगर एनर्जी से दी हमने वॉल को, मान लो अर्थक्वेक आता है नीचे, तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी तो ये स्टेबल होगा, वॉल स्टेबल होगी? नो सर।
क्या होगा इसका, ये नीचे गिरेगी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आता है तो, यस और नो? Yes, Clear? sir. So when energy is minimum in any system, then it is maximum state. और जब आप एनर्जी देते हो या एनर्जी उसकी बढ़ती है, कैसे भी बढ़ती है, देयर डिफरेंट वेज। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं फिक्स्ड हूँ, मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है, फॉर एग्जांपल कंसीडर मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है, बट कोई आके मुझे पुश करे तो उन्होंने मेरे को एनर्जी दी तो मेरी बॉडी आगे मूव करेगी, तो मेरी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी। अब देखो हाइयर एनर्जी मींस लोअर स्टेबिलिटी, मैंने ये तो बताया मिनिमम एनर्जी मींस हाई स्टेबिलिटी, तो हाइयर एनर्जी मींस लोअर स्टेबिलिटी, ये भी समझो। अब मैं यहाँ पे खड़ा था, मुझे पुश करा गया, कैसे? कोई दूसरा आया, उसने मुझे पुश करा अपने हाथ से, ध्यान से समझना बच्चों, तो मैं आगे जाकर गिरा, ध्यान समझना, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक है, हाइयर एनर्जी मींस लोअर स्टेबिलिटी। अब मेरे को उन्होंने कैसे पुश करा, वो अपनी बाइक लेके आए और अब मुझे अपनी बाइक से पुश करा, एनर्जी मुझे ज्यादा मिली, यस और नो? यस सर। मैं कहाँ जाऊंगा आगे? यस सर। यस क्लियर? और फिर ऐसा गिरूंगा कि मैक्सिमम स्टेबल हो जाऊंगा। पहले मुझे एनर्जी मिली तो मैं हाई एनर्जी मींस लेस स्टेबिलिटी, उड़ गया, हवा में गया और फिर आगे जाके गिरा। अब बाइक की जगह कार ले आए और ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, क्या होगा मेरा? स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। बुलियन तो नहीं है ना, मतलब चाह नहीं रहे ना कि मुझे मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल जाए एक ही बार में, यस और नो? नहीं। ठीक है, नाउ यू आर गेटिंग क्या हो रहा है, व्हाट इज द चेंज? इफ एनर्जी इज चेंजिंग, हाउ स्टेबिलिटी इज चेंजिंग? Clear? If energy is minimum, stability is maximum. But if energy increases, then stability decreases in any system. Clear? Yes, sir. Next is Rutherford model of an atom. चलो बच्चों ध्यान से देखेंगे सारे, कल ही आवाज सबने नोट Yes. हुआ बच्चों? क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट इज Rutherford model of an atom. अब बच्चों मॉडल को समझने से पहले इनका एक एक्सपेरिमेंट था, याद है? इनका एक एक्सपेरिमेंट था, पहले इसको समझो, जल्दी से देखना एक्सपेरिमेंटल Scattering. Rutherford जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ब्लॉक ऑफ लेड, मैं आपको सारी चीजें दिखा रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या यूज है। ब्लॉक ऑफ लेड, ठीक है, इसके अंदर क्या है जी? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है बच्चों, एनीमैन? सर यूरेनियम। Sir, heavy elements. हाई एनर्जी पार्टिकल्स। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? जिसमें से हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कौन से पार्टिकल्स निकल रहे थे? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? Sir, helium. हीलियम आयन, He2+, हीलियम आयन। हीलियम आयन पे चार्ज कितना है? +2, और इसका मास कितना है? +2, ठीक है। ये तो बात हो गई जो आपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इसके बाद रखा गया था स्लिट, देयर इज अ स्लिट, yeah. Now what is the use of the slit? To get a narrow beam, to get narrow beam of alpha particles, to get narrow beam of alpha particles, ठीक है। अब इसके बाद रखा गया था थिन गोल्ड फॉयल, थिन गोल्ड फॉयल, बहुत थिन फॉयल की थिकनेस 100 नैनो, ठीक है। और इसे कवर करा गया एक स्क्रीन से, मतलब एक स्क्रीन लगाई गई, ठीक है। दैट स्क्रीन इज ZNS, स्क्रीन लगाई गई बच्चों, स्क्रीन इज ZNS, जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन ले ली गई। क्या काम था इसका? फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस क्या होता है? फ्लोरोसेंस का मतलब फ्लैश ऑफ लाइट was emitted
when alpha particles strike the screen. Strikes the screen. ठीक है? This is ZNS. ठीक है बच्चों, सेटअप क्लियर है? यस सर। एक लेड का ब्लॉक लिया गया, उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम को रखा गया। रेडियम में से निकल रहा था अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें से हाई एनर्जी पार्टिकल्स। और उस समय पे एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं उसे, एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं ना, दे आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ये हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। तो उन रेडिएशंस को क्या प्रोटेक्ट करा जा सकता है, क्या उन रेडिएशंस को रोका जा सकता है, कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसी चीज है जिससे इसे प्रोटेक्ट करा जाए? आपको सच सच बताता हूँ, 1913 में रुदरफोर्ड के मॉडल के पेपर्स को जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इसमें बताया जाता है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं करा था कि वो एटम को डिस्कवर कर सके। ठीक है, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था ये इसलिए नहीं था कि एटम को डिस्कवर करा जा सके। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये इसलिए था कि वो जो हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से, उन्हें ब्लॉक करा जा सके, उन्हें रोका जा सके। क्लियर हो रहा है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो है मॉडल के अंदर। बिकॉज हुआ क्या है, क्योंकि इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करा और उससे जो ऑब्जर्वेशंस निकली, ठीक है, तो थॉमसन मॉडल की धज्जियां हो, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं था वैसे। हाँ, कोई डाउट है किसी को बच्चों? एक एक करके बताऊं सब कुछ। स्टार्ट। ठीक है, ब्लॉक ऑफ लेड, अंदर रखा गया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम। रेडियम में से निकल रहा था हाई एनर्जी पार्टिकल्स, दैट इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम आयन, He2+। इनका चार्ज होता है 2+ और इनका मास होता है 4। ठीक है, मास इज 4। क्लियर? अब इसके बाद एक स्लिट लगाई। स्लिट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे लाइट जो होती है ना, वो स्कैटर होती है बच्चों इन ऑल द डिफरेंट डायरेक्शंस। यस और नो? यस सर। यस होती है। हम कहते हैं लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके लिए आपने एक्सपेरिमेंटली क्या करा था? आपने कार्डबोर्ड लिया था, होल करते हो और फिर टॉर्च से लाइट मारते हो, फिर आप दिखाते हो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। याद आ रहा है 9th क्लास के एक्सपेरिमेंट? यस और नो? यस सर। यस सर। ये सब आपने 9th क्लास में एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मेन मकसद क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको रोका जाए। एक्सपेरिमेंट इसलिए था। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल्स निकले, किसमें से निकले? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से निकले। कहां जा रहे हैं जी? स्लिट है, स्लिट से टकरा रहे हैं। ठीक है, स्लिट से टकराने से क्या होगा? देखो यहां से जब अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे और स्लिट को बहुत पास रखना है, बहुत पास में नहीं, बहुत दूर नहीं, ताकि ये जब इससे टकराएं तो स्ट्रेट लाइन में टकराएं। ये जब इससे टकराएं तो ये स्ट्रेट लाइन में टकराएं। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे आकर टकराएं। क्लियर? तो अगर मैं इस स्लिट को दूर रख दूं या गोल्ड फॉइल को दूर कर दूं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन में। अगर इसको बहुत दूर कर दोगे तो स्कैटरिंग हो जाएगी, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर कर जाएंगे इन डिफरेंट डायरेक्शन। आप क्या चाहते हो? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक्स दैट गोल्ड फॉइल। यस और नो? यस सर। यस सर। स्ट्राइक्स दैट गोल्ड फॉइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट वी नीड। हम ये चाह रहे थे एक्सपेरिमेंट के समय कि ये हो। तो स्लिट ली गई, स्लिट को ना ज्यादा पास रखना है ना ज्यादा दूर रखना है, इस तरह से रखा जाता है कि स्कैटरिंग कम से कम, मिनिमम स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और फिर उसी के अकॉर्डिंग गोल्ड फॉइल को उसके सामने। और उसके पीछे एक स्क्रीन थी, उसके पीछे एक स्क्रीन थी। जैसे आपने देखा होगा कि जो स्क्रीन होती है बहुत पहले, उसमें रामलीला वगैरह दिखाई जाती थी, तो उसमें एक प्रोजेक्शन होता है ना, प्रोजेक्टर से लाइट जाती है और स्क्रीन पे जाकर स्कैटर हो जाता है। क्लियर? तो ऐसी एक स्क्रीन थी। स्क्रीन पे क्या हो रहा था कि जहां पर भी जाकर पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो वहां पे एक फ्लैश ऑफ लाइट निकलेगा। इससे पता चलेगा कि वो जो थिन गोल्ड फॉइल है उसे रोक पा रही है या नहीं रोक पा रही। यस और नो? यस सर। यस ठीक है, सर। तो ये स्क्रीन इसलिए यूज करी गई थी। ये स्क्रीन को कहते हैं, ये जो प्रोसेस होता है जिसमें लाइट एमिट होती है, इसे फ्लोरोसेंस कहते हैं। तो जो स्क्रीन थी, इस पे जाके जब पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो लाइट एमिट होगी, और जो लाइट एमिट होगी इट क्लियरली इंडिकेट्स कि यहाँ पर पार्टिकल ने स्ट्राइक करा। ठीक है, अगर लाइट एमिट नहीं हो रही तो सारे पार्टिकल्स रोक दिए जितने पार्टिकल्स थे। अब कहाँ पे लाइट आके आपको दिख रही है, स्ट्राइक कर रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर दिया कि
यहां से अल्फा पार्टिकल निकला और सीधा जाए, कहाँ जाएगा? गोल्ड फॉइल। स्कैटर नहीं कर रहा क्योंकि आपने स्लिट लगा दिया तो वो सीधा नैरो बीम मिलता। क्लियर हो रहा है सबको? यस यस सर। आवाज नहीं आ रही यार, यस और नो? 18 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यस और नो? क्लियर? यस Yes, सर। sir. यस सेटअप कर दिया, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के बाद क्या देखा? अब ऑब्जर्वेशन की बात है। अब रूदरफोर्ड ने ऐसा करा क्यों था? रूदरफोर्ड ने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि रूदरफोर्ड को थॉमसन मॉडल में पता चला था यार एटम रिजिड बॉडी। क्लियर? अब एटम रिजिड बॉडी है और अगर मैं ऐसा एलिमेंट ले लूं जिसका एटॉमिक मास हाई है, जिसके अंदर ये मतलब जो एटम्स होंगे वो हेवी होंगे, तो क्या होगा? मेरे लिए आसान होगा हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स को। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ना, इससे तो हम सोच रहे हैं क्या है? हीलियम आयन। ठीक है, मगर इनको ये सारी चीजें बहुत छोटी हैं। अगर मैं इन्हें बड़ा करके दिखाऊं, अगर मैं इनको एक्सपेरिमेंटली आपको बताऊं बड़ा करके, तो कुछ ऐसा इमेजिन करो कि एक ओपन ग्राउंड है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, आप जो इमेजिन कर सकते हो। और उस ओपन ग्राउंड में छोटे हाथी देखे हैं आप लोगों ने? मतलब बेबी एलिफेंट कह लो, बेबी एलिफेंट। ठीक है, वो भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं और आप बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत तेजी से भाग रहे हैं और आप चाहते हो कि उन्हें रोकना। आप रोक लोगे सामने खड़े होके? नो सर। क्लियर हो रहा है? आप ऐसे इमेजिन करो, मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे लाके देखो। तो मुझे एक वॉल बनानी है, तो मैं वॉल कैसी बनाऊं? जितनी हार्ड हो सके उतनी बनाऊंगा ना। यस और नो? यस सर। जितनी Yes, sir. स्ट्रॉन्ग ब्रिक मेरे को मिलेगी, जितना हार्ड मैं उसे बना सकूंगा, जितना रिजिड बनाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उन सबको रोक सकूं। दे आर मूविंग विद वेरी हाई स्पीड, दे हैव हाई मास। चार्ज देखो 4 है, चार्ज देखो 2 है, मास देखो 4 है। ठीक है, मतलब ये मत सोचना चार्ज 2 कुछ नहीं होता बच्चों, डोंट टेक इट लाइटली। ठीक है, चार्ज +2 है, मास 4 है। ठीक है, इनको रोकना इतना आसान नहीं है। इन्होंने इसलिए उन्होंने पहले तो गोल्ड को सिलेक्ट करा, हेवी एलिमेंट चाहिए, हेवी एटम। लाइटर नहीं लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को नहीं लिया। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम वगैरह नहीं लिया। क्लियर हो रहा है? ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। यस ठीक है, सर। अब उन्होंने रोकने के लिए क्या करा? भैया ये तो छोटे छोटे बेबी एलिफेंट भाग रहे हैं, ठीक है, मास भी ज्यादा है, ऐसा तो है नहीं, हल्के फुल्के हैं, और इनकी स्पीड भी ज्यादा है, इनको ब्लॉक करना है, एक परफेक्ट वॉल चाहिए। ठीक है, इसे रोकना है किसी भी हालत में, ये उनका मेन मोटिव था। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, उन्होंने जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा। अब देखो क्या क्या हुआ। पहली ऑब्जर्वेशन क्या मिली बच्चों? व्हाट वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? आप सब जानते हैं, बताइए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, most of the alpha particles passed through the gold foil, passed through the gold foil undeflected, passed through the gold foil undeflected। ठीक है, रोकना तो दूर की बात, ऐसे पार हो रहे हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा कर रखा है कि लाइट से आपने एक स्क्रीन बना दी हो। गेटिंग माय पॉइंट? लाइट से आपने एक स्क्रीन बना दी हो और आप उसमें से पार निकलते हो। आप कह रहे हो गेट है, वो कोई गेट नहीं है, लाइट्स के प्रोजेक्शन से वो गेट दिख रहा है, बट आप उसे पार करके जा रहे हो। ऐसा हो गया। पहला ऑब्जर्वेशन यही था, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। मोस्ट Yes, ऑफ द sir. अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। पता ही नहीं चला जी कहाँ रुके कहाँ नहीं रुके, वो तो सीधा के सीधा गए और इस पे स्ट्राइक करा, स्क्रीन पे स्ट्राइक करा, फ्लैश ऑफ लाइट निकलने लगी बार बार। क्लियर हो रहा है? मतलब पहले ऑब्जर्वेशन से ही ये चीज क्लियर हो गया कि एटम एक रिजिड बॉडी। रिजिड होता, अरे कुछ नहीं होता यार, मैं कह रहा हूँ वो से टकरा के वापस नहीं आते, बहुत स्ट्रॉन्ग मूविंग थे, बहुत हाई एनर्जी थे, उनकी स्पीड कम होती ना, तोड़ के भी निकलते तो स्पीड तो कम होती थोड़ी। यस सर। यस If someone is blocking you and you are moving with high speed, तो क्या होगा? आपकी थोड़ी बहुत स्पीड तो कम होगी। यस और नो? यस सर। कुछ नहीं हुआ, सीधा पार। ठीक है, मतलब उन्होंने सोचा था कि भैया ठीक है, टकरा के वापस नहीं आएगा, अंदर गड़ तो जाएगा, पेनिट्रेट करके अंदर फिक्स तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है बच्चों? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। यस सर। यस सर। ऐसे ही साइंटिस्ट बनते हैं बच्चों, करो कुछ और कुछ और होता है। देखो सेकंड ऑब्जर्वेशन, very few alpha particles were deflected at small angle, at small angle। अब अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए जी, बिल्कुल हुए। स्मॉल एंगल अल्फा पार्टिकल्स हुए कितने? 10%, 10% लगा लीजिए। 90% तो सीधे के सीधे बात। ठीक है, 10% भी ज्यादा बोल रहे हैं, चलो 10% मान लेते,
Very few alpha particles were deflected at small angle. Very few alpha particles were deflected at small angle. और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो सबसे मेन मोटिव था, वो क्या था कि टकरा के वापस आए। क्या टकरा के वापस आए? कितने आए बच्चों? टकरा के कितने वापस आए बताइए ना, याद आ रहा है किसी को? वेरी फ्यू। वेरी फ्यू। कुछ नंबर भी था इसका, याद आया कुछ? That is 1 in 20,000 alpha particles were deflected back. इन 3 ऑब्जर्वेशन से रुदरफोर्ड को चक्कर आने लगे। अरे यार, ये तो थॉमसन ने जो बोला था उसका तो बिल्कुल अलग हो गया। बट उस एक और फायदा होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। देखो बच्चों, अब क्या फायदा मिला, बताओ क्या फायदा मिला उन्हें फायदा मिला कि वो आप अपना एटम प्रपोज कर सकते। यस और नो? यस सर। ठीक है। इन ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकले? ज्यादातर स्पेस एटम के अंदर एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। यार 10th क्लास की चीजें, 9th क्लास की चीजें, यार जल्दी बताओ ना। आप रिप्लाई करते रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई नई चीज पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास। पहले ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। खाली है यार। 90% तो ऐसे के ऐसे ही निकल गए, कहीं रुके ही नहीं रास्ते में, स्पीड भी कम नहीं हुई। सेकेंड ऑब्जर्वेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट, एटम अगर न्यूट्रल है और ये रिजिड बॉडी अंदर गई, तो रिजिड बॉडी तो सीधा अंदर जाके टकरा के वापस आनी चाहिए। रिजिड बॉडी को रिजिड बॉस वापस आनी चाहिए। व्हाई अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टिंग? एनीवन कोई बताना चाहेगा अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट क्यों हुए? सर न्यूट्रॉन की वजह से। न्यूट्रॉन की वजह से। न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है बच्चे? प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है बच्चे? पॉजिटिव। न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस की वजह से। सर न्यूक्लियस तो पॉजिटिव ही होता है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव। अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स पे क्या था? पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव बॉडी को पास में लाओगे तो क्या होता है? दे रिपेल ईच अदर ना। यस सर। तो व्हेन दे रिपेल ईच अदर तो न्यूक्लियस भी रिपेल होता होगा। यस। नहीं सोचा होगा इतनी डेप्थ में जाके, 9th क्लास में कौन सोचता है? यस और नो? सर इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसलिए उसमें सोच। इलेक्ट्रॉन्स की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स तो अट्रैक्ट करेंगे ना पॉजिटिव। यस सर। ठीक है। अब इतनी डेप्थ में जाके कोई नहीं सोचता 9th क्लास में, बिल्कुल सही बात है। अब तो सोचो 11th में आ गए यार। अगर दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आप आपस में जा रही है, एक दूसरे के पास जा रही है, तो दे विल गिव स्ट्रॉन्ग रिपल्शन टू ईच अदर। अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, पहली बात। अल्फा पार्टिकल्स कैसे हैं? दे आर पॉजिटिवली चार्ज। डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? मतलब अंदर भी कोई है ऐसा जो उसे डिफ्लेक्ट कर रहा है। कैसा? उस पर भी कोई चार्ज है। कैसा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है तो अंदर भी कोई पॉजिटिव। यस और नो? यस सर। अब डिफ्लेक्ट कौन हो रहा है? देखो यही कंक्लूजन निकले थे ना, ऐसे निकाला था ना। डिफ्लेक्ट कौन हो रहा है? अल्फा पार्टिकल्स। क्यों भाई अल्फा पार्टिकल्स क्यों डिफ्लेक्ट हो रहे हैं? अंदर वाला न्यूक्लियस डिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो जा रहा? वो भी तो पॉजिटिव। सर क्योंकि उसने फिक्स कर रखी थी फॉइल एक जगह। ये देखा ही नहीं गया था ना, ये तो पता ही नहीं है। ये तो आप बोल रहे हो कि उन्होंने अपनी जो पोजीशन फिक्स कर रखी है। पोजीशन फिक्स कैसे कर रखी है? मतलब क्या रीजन है कि वो सेंटर में फिक्स्ड है? नहीं, गोल्ड फॉइल उन्होंने हो सकता है कहीं पे फिक्स करके रखी हो जो मूव अरे कर। कोई भी हो यार, जस्ट लिसन, कोई भी हो, कोई कहीं पे भी फिक्स्ड हो। आई एम फिक्स्ड, ठीक है। अगर कोई मुझे रिपेल कर रहा है, मैं उनको रिपेल कर रहा हूँ और सेम फोर्स से रिपेल कर रहे हैं मान लो, तो क्या होगा? वो भी डिफ्लेक्ट होंगे, मैं भी डिफ्लेक्ट होऊंगा। फिक्स तो मैं भी हूँ। यस और नो? यस सर। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो अगर पॉजिटिव बॉडी पास में आएंगी तो डिफ्लेक्शन तो होगा, रिपल्शन तो होना चाहिए। अगर अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो सकता है, छोटे हाथी डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, तो आपने जो चीज बनाई होगी वो भी तो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट होगा। जो अंदर सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज है तो वो भी तो डिफ्लेक्ट हुआ होगा। यस सर। यस सर। तो दिखाई नहीं कहीं। अगर वो डिफ्लेक्ट होता तो वो भी दिखता, वो भी स्ट्राइक करता कहीं स्क्रीन पे, वो तो कहीं ऑब्जर्व ही नहीं हुआ। मतलब क्या है? अब ध्यान से समझना बच्चों।
मेरे सामने मेरे जैसे ही और मेरी जैसे ही वेट और हाइट और बॉडी के जो भी पर्सन है, अगर वो मुझे रिपेल करते हैं मैं उन्हें रिपेल करता हूँ और सेम फोर्स से करता हूँ, तो जितना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे उतना मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा। यस और नो? यस सर। बट अगर मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा है और मैं उससे पुश करूं तो क्या होगा, और वो भी मुझे पुश कर रहा है तो क्या होगा? आई विल बी फिक्स्ड, और वो बच्चा आगे की डायरेक्शन में, Deflection. है ना? यस और नो? Yes, sir. यस सर। वो स्ट्रांग है। यस और नो? Yes, sir. यस रिफ्लेक्ट Yes. कौन हुए? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्यों हुए? क्योंकि अंदर जो है, अंदर जो बैठा है, अंदर जो पॉजिटिव है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होने से वो पॉजिटिव है, वो ज्यादा हेवी है अल्फा पार्टिकल। यस और नो? यही कंक्लूजन निकलता है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्लियर? तो आप कहां से डिफ्लेक्ट कर लो, उसे कैसे डिफ्लेक्ट कर दो? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा बच्चों? क्लियर हो रहा है? यस Yes, sir. मतलब है, कभी आपने सोचा नहीं है इन वर्ड्स के मतलब, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। क्लियर? In the center there must be some heavy positively charged body. Why they are using heavy positively charged? You know that positively charged body is called nucleus, but why you are using heavy positively charged body in that case? Because that is deflecting alpha particles. Clear? Which has a charge of +2. That is not smaller value. Clear हो रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yeah, there must be some heavy positively charged body inside. आपने न्यूक्लियस नाम दिया, that is secondary. क्योंकि किसको डिफ्लेक्ट कर रहा है? अल्फा पार्टिकल्स को। सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? Yes, sir. यस सर। तो सेकंड पॉइंट से ये कंक्लूजन निकला, सेकंड ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकला, देयर मस्ट बी सम हेवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इन एन एटम। ठीक है? दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसे बाद में नाम दे दिया गया न्यूक्लियस, उसे बोला गया बाद में न्यूक्लियस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो, अंदर हेवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रॉन्स की अभी तक कोई बात नहीं हुई है और क्यों नहीं हुई है उसको भी समझाओ। हेवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, बात समझ में आती है। तीसरी बात आती है कि चलो हेवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी डिफ्लेक्ट हो गई, हेवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर दिया। अब सवाल उठता है, यार ये जो 20,000 पार्टिकल्स फेंके गए, एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसे क्या क्या समझ में? एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। डेयरी मिल्क के शॉर्ट्स आते हैं छोटे छोटे खाने वाले, देखे? यस सर। Yes, sir. डेयरी मिल्क के, कैडबरी के, मैंने कभी देखा नहीं नाम क्या है, खाने में तो बस बड़ा जाता है, देखा होगा आपने वैसे। अब ऐसे शॉर्ट्स हैं, ठीक है, उनका साइज ऐसा समझ लो, वो अल्फा पार्टिकल्स, और ये बोर्ड है, ये गोल्ड फॉइल। मैं ऐसे 20,000 जो डेयरी मिल्क के शॉर्ट्स हैं उनको इसके ऊपर फेंक रहा हूं, और एक शॉर्ट वापस आकर डिफ्लेक्ट वापस आता है। मतलब मैंने 20,000 फेंके, उसमें से मान लो 100, 200, 300 छोटे छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट होता है, एक डिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ वो जो आपने साइज बताना, मेरे को बस शेप और साइज बताना, तो शॉर्ट्स का साइज और शेप है जो उसके अंदर होता है, वो आपको पता है ना? सबको पता है? अरे बेस्ट है, कंचा तो सबने सुना Yes, होगा sir. यार, Yes, sir. है ना? कंचा देखा है ना सबने? ऐसे 20,000 कंचे फेंके जा रहे हैं, कहां पर? इस बोर्ड के ऊपर। ये बोर्ड क्या है? गोल्ड फॉइल। और उसमें से 19,900 तो सीधे के सीधे बाहर निकल गए। 100 डिफ्लेक्ट हुए, 100 में से क्या 99 डिफ्लेक्ट हुए छोटे मोटे एंगल। क्लियर हो रहा है? अब वो छोटे मोटे एंगल पे क्यों डिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसकी भी बात है, उसके पीछे भी रीजन। और एक डिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, सीधा आकर, मतलब सीधा जाकर टकराने से पहले ही वापस आ जाए, स्ट्राइक करते ही वापस आ जाए, डिफ्लेक्टेड बैक नियरली 180 डिग्री। अब सोचो ध्यान से, सर वो अल्फा पार्टिकल से टकरा के वापस आ गया होगा। अल्फा पार्टिकल जो गया है वो अल्फा है, जो कंचे फेंके आपने वो अल्फा पार्टिकल है, अंदर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, उसको आपने न्यूक्लियस नाम दिया। अब सवाल है, सुनो बच्चों पहले समझो, व्हाट इज द क्वेश्चन, कि वो जो अंदर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है दैट इज वेरी वेरी लार्ज और वेरी वेरी स्मॉल। आप 20,000 पार्टिकल्स को थ्रो कर रहे हो इस बोर्ड पे, 19,900 पार्टिकल्स passed through undeflected, 90 or 99 particles were deflected at small angle and only one particle was deflected back. तो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और जो डिफ्लेक्ट बैक हुआ उसमें डिफरेंस क्या है?
सोचा है आपने कभी? सर जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है वो पास से निकले होंगे सेंटर के, और जो डायरेक्टली जो स्ट्रेट वापस आके वो एकदम डायरेक्ट उस पे क्रैश किया होगा। वेरी गुड बच्चे, क्या नाम है आपका? ऋषिका। ऋषिका, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड ऋषिका। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ, कंसीडर मी एज दैट न्यूक्लियस, मैं वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है? अब कॉस्को बॉल को समझ लो ऐसे 20,000 कॉस्को बॉल, या वो भी मतलब बास्केटबॉल, वो थ्रो इधर उधर से जा रही है, मेरा साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा साइज है, जस्ट इमेजिन, मतलब ये साइज, ठीक है? अभी जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इससे भी छोटा ही समझ लो, इतना छोटा साइज। अब पार्टिकल्स फेंके जा रहे हैं, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा? आप सबने सुना है कि मैं इसको भी वापस लाता हूँ, इससे पहले मुझे एक चीज बतानी थी मैं बता नहीं पाया। ये एक मैग्नेट है, इट हैज 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। ये एक मैग्नेट है, इट हैज 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। मैं नॉर्थ और नॉर्थ को पास ला रहा हूँ, क्या ये टच करेंगे? नो। नो सर। नो सर। क्यों? सर वो रिपेल हो जाएंगे। क्यों? टच करे बिना कैसे रिपेल हो गए? टच करे बिना कैसे रिपेल हो गए? सर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड क्या होता है? वेरी गुड, फील्ड क्या होता है? अब आ रहे हो लाइन। व्हाट इज द फील्ड? क्या नॉर्थ नॉर्थ को पास लाया, टच भी नहीं कर रहे, यहीं से रिपेल हो गए। अच्छा यहाँ पे रखता हूँ, क्या यहाँ पे रिपल्शन होगा इतनी दूरी पे? नो सर। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ जब आए तो ही ऐसा क्यों? और टच नहीं कर रहे, रिपेल हो जा रहे हैं। ये सारी चीजें पता है आप लोगों को, मैं पता है आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आपको एक तरह से रिवाइज ही करवा रहा हूँ। टेल मी, कौन कौन है भाई क्लास के अंदर? टेल मी बच्चों, टेल मी। सर क्योंकि उस जगह पे क्योंकि पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी ना। व्हाट इज दिस फील्ड? सर जहाँ पर ये इन्फ्लुएंस पे चार्ज ज्यादा है। चार्ज तो वही है, उसका फील्ड है। अरे ये रहा ना मैग्नेट, तो चार्ज तो यहाँ है, ठीक है? या फिर जो भी बॉडी है वो तो यहाँ है, उसके आगे एक फील्ड दिखाया जा रहा है, उसका फील्ड। यस और नो? व्हाट इज दैट फील्ड? यस यस सर। सर मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक लाइन से। अरे छोड़ दो, इलेक्ट्रिक सर फील्ड, वहाँ पे भी मैग्नेटिक चार्ज फील्ड ट्रैवल कर रहे होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एक एक करके मैग्नेट का। व्हाट इज दैट फील्ड? सर जहाँ पर फोर्स इन्फ्लुएंस हो रही है, जहाँ पे चार्ज जहां तक वेरी गुड बच्चों, अब आगे आप लाइन पे, जहां तक उसका इन्फ्लुएंस हो, क्लियर? जहां तक उसका इफेक्ट हो, आ रहा है समझ में? मैं यहाँ पे फिक्स्ड हूं, मेरे पैर को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया, बट मेरे हाथ मूव कर सकते हैं, क्लियर? तो ये मेरे हाथों का इन्फ्लुएंस है, यहाँ तक मेरे हाथ, यहाँ तक जो भी चीज आएगी उसको मैं पकड़ सकता हूँ। यस और नो? ये मेरा एरिया है। यस सर। यस सर। सिंपल वर्ड्स में क्या बोलोगे? व्हाट इज द फील्ड? इट इज द एरिया अंडर द इन्फ्लुएंस, वो एरिया जो आपके इन्फ्लुएंस में हो। ये तो मेरे हाथ की बात होगी, बट जब मैं बोलूंगा, समझ में आ रहा है? अब फील्ड भी अलग अलग है। जब मैं बोलूंगा तो जो मैं बोल रहा हूँ वो कहाँ तक जा सकता है? जहां तक मेरा साउंड जा सकता है, तो वहां तक वो लोग सुन सकते हैं, तो वो मेरा फील्ड है, साउंड का फील्ड है। यस और नो? यस सर। यस सर। तो जहां तक ये वॉइस जा रही है, ठीक है, अभी तो हर जगह पहुंच रही है बिकॉज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। मान लो मैं अगर बिना इंस्ट्रूमेंट के बोलता हूँ, तो मैं जब बोलूंगा तो वो जो आवाज जहां तक जा रही है वहां तक मेरा इन्फ्लुएंस है। एज सिंपल एज दैट। तो ऐसी एक चार्ज है, उसका जहां तक इन्फ्लुएंस है दैट इज कॉल्ड फील्ड। अब इसमें भी 2 फील्ड है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है, एक वीक फील्ड। एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर भी थोड़ी देर पहले किया कि एक ऐसी बॉडी जो पहले अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, कहां से गए? वो आसपास से गए, तो कहां डिफ्लेक्ट हुए? स्मॉल एंगल। अब एक बिल्कुल सामने से आ रहा है, क्या होगा? ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, या डिफ्लेक्ट बैक होगा? रिफ्लेक्ट बैक। समझ पा रहे हो? क्लियर हो रहा है? तो यहाँ आसपास से क्या होगा? वीक फील्ड। और यहां से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्लियर? फील्ड भी 2 है, वीक स्ट्रॉन्ग। जितना दूर जाओगे बॉडी से वीक हो जाएगा। आपने किसी को ऐसे पकड़ा हुआ है, वो वीक फील्ड है, और किसी को ऐसे पकड़ा हुआ है, दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड। यस और नो? यस सर। यस सर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर जब आप बॉडी से दूर हो, जब चार्ज से दूर हो तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। बट यहां तक तो है ना? यस सर। यहां तक कुछ भी आएगा डिफ्लेक्ट होगा ना, स्मॉल एंगल पे ही हो, कहीं भी हो, स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा।
बट सीधा अगर सेंटर में आ रहा होगा तो डिफ्लेक्ट बैक होगा। टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड, तो दैट विल बी डिफ्लेक्टेड बैक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि अंदर जो बॉडी है, जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, वो 20,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल को डिफ्लेक्ट बैक कर रही है। 100 पार्टिकल्स नियरली 100 पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो वो भी उसके पास से जा रहे हैं, उसको टच नहीं कर रहे थे या उसके एग्जैक्टली उससे हिट नहीं करने वाले थे। जो एग्जैक्टली हिट करने वाला था वो कौन था? वो तो एक ही था ना। Yes, sir. समझ पा रहे हो? अब वो जो आपने कंचे 20,000 कंचे यहाँ पर फेंके, तो जहां पर जो सेंटर में एक कंचा जाकर उससे टकरा के बिल्कुल वापस आने वाला, तो अंदर जो बॉडी है वो बहुत छोटी है, बहुत बड़ी है। सोचो, वो एग्जैक्टली जाकर उससे टकराने वाला सिर्फ एक ही है, 20,000 में से एक पार्टिकल। आपको मैंने अभी प्रैक्टिकली दिखाया कि एक बोर्ड ले लो ऐसा, इसमें 20,000 शॉट्स या फिर जो कंचे होते हैं उनको फेंको, उसमें से एक ही कंचा वापस आ रहा है क्योंकि वो सीधा जाके उससे टकराने वाला है। तो अंदर जो बॉडी बैठी है वो हेवी है एंड दैट इज वेरी स्मॉल इन साइज। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर वो बड़ी होती तो क्या होता यार? डिफ्लेक्शन ज्यादा होते। 100 पार्टिकल्स तो क्या हुआ है? स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं क्योंकि वो वीक फील्ड से गए हैं, और एक ही पार्टिकल है जो 20,000 में से डिफ्लेक्ट बैक हो रहा है क्योंकि वो सीधा जाकर उससे टकराने वाला था। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हुआ? तो थर्ड पॉइंट का कंक्लूजन था दैट दिस हेवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज कन्फाइंड टू वेरी वेरी स्मॉल रीजन। अब आपको मैं सच बताऊं कि इसका साइज का डिफरेंस क्या है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे लाकर। तो एटम का जो साइज होता है ना बच्चों, साइज ऑफ एटम, रुदरफोर्ड ने बताया साइज ऑफ एटम इज 10 raised to power minus 10 and size of nucleus is 10 raised to power minus 15। ये अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं। 10 power minus 10 मीटर एंड 10 power minus 15। मतलब क्या करो, कैसे पता चलेगा कि कितना डिफरेंस? 5 किलोमीटर का रेडियस में, ठीक है, किसी को ये प्रैक्टिकली समझना हो ना कि 5 किलोमीटर का रेडियस में कितना बड़ा एरिया होता है, तो एक ऐप कोरोना क्राइसिस में स्टार्ट हुई थी, दैट इज आरोग्य सेतु। सुना है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो जिनके भी फोन में आरोग्य सेतु हो एक बार खोलना, उसमें आता है विद इन अ रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो एक बार डालना विद इन अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर, तो आपको पता चलेगा 5 किलोमीटर के रेडियस में कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों ने, ये भी नहीं पता चलेगा लोग रहते हैं, उसमें से कितने लोगों ने अपना टेस्ट करा है, ठीक है, कितने पॉजिटिव हुए हैं, कितने अनवेल महसूस कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक आइडिया मिल रहा है, मतलब कितने लोग हैं ये आप पता चल जाए। 5 किलोमीटर का रेडियस लेना है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes, sir. ठीक है, मतलब कहीं भी सेंटर में खड़े होकर 5 किलोमीटर का रेडियस लो और रेडियस लेके एक सर्कल बनाओ, 5 किलोमीटर रेडियस एंड मेक अ सर्कल। दैट सर्कल इज एन एटम, और उस सर्कल के सेंटर में जाकर एक क्रिकेट की बॉल रखो, दैट इज अ न्यूक्लियस। इसे ऐसे एक्सप्लेन कर। क्लियर हो रहा है? Yes. Yes, sir. 5 किलोमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल बनाया, वो सर्कल अगर एटम है तो बीच में जाकर सेंटर में जाइए, क्रिकेट की बॉल रख दीजिए, वो एक न्यूक्लियस। तो देख लो न्यूक्लियस और एटम के बीच में कितना स्पेस, मतलब यहाँ से देख सकते हो, वैसे तो देख ही नहीं सकते, है ना? क्लियर हो रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उससे भी हम प्रोजेक्शन तक पहुंच सकते हैं। सो दिस इज क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो दिस न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। ये इतना डिफरेंस इनके साइज में। अब रुदरफोर्ड ने इसके बाद जो बातें करी उसको मैं डिस्कस करूंगा, आप तब तक ये नोट कर लें जल्दी से। सर यस बेटा। सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल था? एक सेकंड बच्चे, कन्फाइंड टू वेरी स्मॉल रीजन। बच्चों मैंने बहुत छोटा लिखा है तो कई बच्चों को दिक्कत आ सकती है लिखने में। आप सबको पता है क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती ही हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हो, बट अभी नोट करते समय कोई डाउट आ जाए तो पूछ लें। मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं है बच्चे, मैंने फील्ड समझाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का यूज करा, ठीक है? क्लियर मुस्तफा? इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था एक सेकंड के लिए, तो फिर मैंने बता कहा दिया। मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं था, मैंने आपको बस फील्ड समझाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल लिया। यस सर। सर तो फील्ड का क्या रोल था, मतलब वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया। इलेक्ट्रिक फील्ड, हर चार्ज बॉडी का अपना एक फील्ड होगा ना, चार्ज का एक एरिया होगा ना जहां तक उसका इफेक्ट होगा, यस सर। है ना? तो जहां तक उसका इफेक्ट है दैट इज द फील्ड ऑफ दैट चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर।
मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जहां तक का एरिया है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जहां तक कोई भी बॉडी आएगी तो पॉजिटिव चार्ज या तो पॉजिटिव को रिपेल कर देगा या नेगेटिव को अट्रैक्ट। ठीक है सर मतलब वो जो एक पार्टिकल बैकवर्ड्स रिपेल हुआ था वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में था ना? इससे पहले हुआ था तो वो जो एक पार्टिकल रिपेल हुआ था एक पार्टिकल, हाँ वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर था। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सब वीक फील्ड में। हाँ 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 वीक फील्ड, बाकी सब वीक फील्ड में। यस जो 99 पार्टिकल्स। आरोहा बच्चे अब क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? यस सर। अभी भी थोड़ा बहुत ही है या थोड़ा ज्यादा हुआ है? सर थोड़ा ज्यादा हुआ है। थोड़ा ज्यादा हुआ है, चल ठीक है, एक दो क्लास में अभी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों सारे 10th क्लास के टॉपिक है, 9th क्लास का टॉपिक है जो रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, अगली क्लास से जो टॉपिक स्टार्ट होगा ना दैट इज एक्चुअली 11th, और वहां से मजा है। ठीक है, क्योंकि अगली क्लास में हम समझेंगे कि लाइट का डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर सुना है आप लोगों ने? नो लाइट सर। दो तरह के नेचर दिखाता है, एक No, पार्टिकल sir. लाइक नेचर या वेव लाइक नेचर। लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी। ठीक है, ये बड़ा मजेदार चीज है। वेव पार्टिकल क्या है देखना पड़ता। ठीक है, तो आज तो इसे समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में से कंसेप्ट 1 स्टार्ट करेंगे। इसे नोट कर लो, फिर रदरफोर्ड के अंदर एक दो बातें उसको करके सर हाँ बच्चे। तो जैसे एक जो रिपेल हुआ वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में था, बाकी 99 वीक फील्ड में, लेकिन जो मतलब स्ट्रेट थ्रू निकल गया वो कौन से फील्ड में थे? सर पहले क्लियर कर दूं कि 20,000 में से 19,900 पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, तो आप स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की बात उनके लिए ना करें। ठीक है, आउट ऑफ 20,000 एंड 19,900 पार्टिकल्स वर अनडिफ्लेक्टेड। यस क्लियर हो रहा है बच्चे? यस सर यस सर। ठीक है, डिफ्लेक्ट हुए सिर्फ 100, तो 100 में से जो 99 है वो वीक फील्ड से डिफ्लेक्ट हुए हैं और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड से डिफ्लेक्ट। क्लियर? ओके सर। एनी अदर डाउट एनीवन? डाउट है किसी को बच्चों? प्लीज टेल मी। No, sir. नो सर। नो सर। ठीक है ठीक है, गुड। और वो बच्चे एक बार ना मुझे क्लास के बाद कॉल कर लेना। और कोई बच्चा तो नहीं है जिसकी आज फर्स्ट क्लास है? ठीक Okay, है, sir. नोट कर लिया सबने? डन। Yes. Yes, sir. चलो बच्चों, अब हम रूदरफोर्ड मॉडल के अंदर क्या क्या बातें हुई, रूदरफोर्ड ने क्या क्या बताया लास्ट, उसको डिस्कस कर रहे हैं और इसे एड करेंगे। सबसे पहले बात, एन एटम is an atom is a sphere in which electrons revolve around the positively charged body. Positively charged body. सर ये जो राइट साइड में लिखा है उसका उसकी हेडिंग क्या है? ये बच्चे, नहीं सर, राइट साइड में। ये यस सर। ये सब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर है। ये ऑब्जर्वेशन है, ये कंक्लूजन है, ये ऑब्जर्वेशन है, कंक्लूजन है। तो आप ऐसे लिख सकते हो OBS CON। ठीक है, OBS CON, जो ऑब्जर्वेशन है उसका जो कंक्लूजन। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन।
ठीक है बच्चों, ये 2 पॉइंट्स हैं, और क्योंकि होमवर्क के लिए भी कुछ मिल नहीं सकता तो यहीं से होमवर्क आपको देता हूं। सबसे पहला पॉइंट कहता है ना, एटम इज अ स्फीयर इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। यानी इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट। न्यूक्लियस की कहानी तो समझ में आई, ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर थे तो जब अल्फा पार्टिकल्स जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे उनके बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई अट्रैक्शन क्यों नहीं? क्लियर हो रहा है बच्चों? अगर वो अल्फा पार्टिकल आ रहा था और वो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो ये न्यूक्लियस से डिफ्लेक्ट तो हुआ, बट इलेक्ट्रॉन्स से उनके बीच में और इलेक्ट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन क्यों नहीं हो पाया? क्लियर हो रहा है? यस और नो? यस सर। क्लियर? व्हाई दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड या व्हाई दे आर नॉट अट्रैक्टेड? सॉरी, क्या रीजन था? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, समझ में आ रहा है? आपको ये फाइंड करना है यार, जब ये अल्फा पार्टिकल आया और ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये न्यूक्लियस से डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो नेगेटिवली चार्ज थे और ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज था, तो इनके बीच में अट्रैक्शंस क्यों नहीं हुई? सो नो। यस यस क्वेश्चन सबको क्लियर है? मैंने क्या पूछा है कि इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ऑर्बिट में घूम रहा है। इसे बोला गया प्लैनेटरी मॉडल। प्लैनेटरी मॉडल पता है क्या होता है मतलब इसका? एनीवन? प्लैनेट जैसे प्लैनेट सन के अराउंड जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, है ना? तो वैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर। अब बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल और छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि फिजिक्स में शायद अभी आपने ना पढ़ा हो, आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। देयर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सुना है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपने? यस सर। यस सर। मतलब आपने एक पत्थर लिया, उसे धागे से बांधा और उसे आप घुमा रहे, कहाँ घुमा रहे हो? सर्कुलर मोशन। तो यू आर प्रोवाइडिंग अ फोर्स, ठीक है, टू दैट स्टोन फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सो दैट इट रिवॉल्व्स इन द सर्कुलर ऑर्बिट। आप प्रोवाइड कर रहे हो सेंटर से, यस और नो? यस क्लियर? सो दैट वो जो स्टोन है वो सर्कुलर मोशन में घूमता रहे। तो सेंटर से जो फोर्स जा रही है, सो दैट इट रिवॉल्व्स इन द सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, तो जो भी पत्थर है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, क्या वहां पे भी ऐसी कोई रस्सी या धागा बांधा होता है? नो सर। और यार सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए ना सर्कुलर मोशन को घुमाने के लिए, सेंटर से सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, यस और नो? यस पे कौन सी फोर्स है? अरे क्या सन के और उसके बीच में कोई ऐसी सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स। वेरी गुड। कौन है बच्चे ये? वेरी गुड बच्चे। मे आई नो योर नेम प्लीज? सर जतिन। जतिन, वेरी गुड जतिन बच्चे। देखो बच्चे क्या चाहिए पहले ध्यान से समझो। आपने पत्थर को बांधा था धागे से और आप सर्कुलर मोशन में से घुमा रहे थे, तो वो जो धागा था ना उसके थ्रू वो फोर्स एक्ट कर रही थी। और वो फोर्स कैसे एक्ट कर रही थी? सेंटर से एक्ट कर रही थी, यानी इनवर्ड, सेंटर से अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। बोलो यस और नो? यस सर। मान लो ये सेंटर है, तो सेंटर से एक अट्रैक्टिव फोर्स लगी है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है? तो ये सेंटर से अट्रैक्टिव फोर्स लगी। प्लैनेट्स के बीच में क्या होता है? सन और प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एंड दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। होती है नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है नहीं होती बच्चों? यस सर। यस सर। जिसमें जिसको इसमें कोई डाउट हो तो वो अपने बेड से, चलो बेड से तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब 4-5 सीढ़ियों से या एक फ्लोर से, ऐसा मत करना, वैसे एक फ्लोर बहुत ज्यादा होता है, छोटी मोटी जगहों से जंप करने की कोशिश करना, आपको पता चल जाए ग्रेविटेशनल फोर्स है या नहीं। अब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्यों पूछा कि आपको ये पता चल जाए। यार सन के चारों तरफ प्लैनेट्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं वहां पे सेंटर से एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यही कह रहे हो ना आप? तो क्या जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, क्या वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं? यस सर। प्लैनेटरी मॉडल में तो आपने बोल दिया ये जो सन है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स क्यों घूम रहे हैं? इनके बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। यही बोला ना आप लोगों ने?
टेल मी बच्चों यार, यस और नो? Yes, सर फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का? F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है अगर मैं करेक्ट हूं तो, यस यस सर है ना? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से, और ये अट्रैक्टिव होती है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, अट्रैक्ट कर सेंटर से, सन से एक फोर्स लग रही है, वो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो ये चारों तरफ घूम रहे हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स है? आई थिंक यस, क्योंकि सर हर चीज में अच्छा। ग्रेविटेशन होती है। जस्ट इमेजिन, बहुत छोटा सा आंसर पूछ रहा हूँ सब, अच्छा कोई भी बता दो पहले, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है या नहीं है? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देख के मत बोलो बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स है या नहीं है? व्हाई देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स? क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए पहले समझो ग्रेविटेशनल फोर्स है या नहीं है। आपके है। यहाँ पर एयर है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जैसे आप जहाँ बैठे हैं वहां पे एयर है, यस अच्छा उसमें ऑक्सीजन आ रही है आप लोगों को प्रॉपर्ली? यस सर देख लो, फील करके देख लो, ब्रेथ को फील करके देख लो, आ रही है ऑक्सीजन? ये जो एयर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन के भी एटम्स हैं और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं। वो एटम्स अगर उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगती तो वो कहाँ होते? यहाँ होते? नो सर नो खुद सोचो ना प्रैक्टिकली यार, यहाँ एयर है नहीं है? एयर में ऑक्सीजन के एटम्स हैं या नहीं है? यस सर यस सर हैं? उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नहीं लग रही? नहीं लग रही। अगर लग रही होती तो वो कहाँ होते सारे? कितना टाइम लगा रहे हो? यस और नो? यस सर यस सर क्यों नहीं लग रही ग्रेविटेशनल फोर्स? क्वेश्चन ये है। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देखो ना, G = m1 m2 upon r square. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। व्हाट इज द मास? बहुत ज्यादा मास होता है एटम्स का? नो सर ऑलमोस्ट, मतलब अगर मैक्रोस्कोपिक से कंपेयर करोगे यार, प्लैनेट से कंपेयर करोगे तो उनको कह दो कि वो तो नेग्लिजिबल मास है। यस और नो? यस यस सर सर अर्थ की रिस्पेक्ट में एटम्स का मास क्या है? नेग्लिजिबल। तो क्या वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है? नो सर नो सर नो क्लियर? तो कौन सी फोर्स है? आपने यह नाम तो देख लिया, बट इस नाम के बारे में पता करेंगे, ये आपका दूसरा होमवर्क। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट क्यों नहीं जब अल्फा पार्टिकल्स है। दूसरा क्वेश्चन है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, समझ में आ रहा है ना, सेंटर से एक अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को घुमाने के लिए, यहाँ पर वो कौन सी फोर्स प्रोवाइड करते हैं? कौन सी फोर्स है जो इनके बीच में होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं होती। क्यों नहीं होती ये अब आपको समझ में आ गया हो? यस और नो? यस सर यस सर यस सर सारे बच्चों को आज की क्लास में अभी तक जो करा है वो क्लियर है? यस सर यस सर सबको क्लियर है? यस सर यस सर हमने Yes, sir. थॉमसन Yes, और sir. रुदरफोर्ड को समझा बच्चे, और इससे आपको आइडिया होगा कि हम कितनी डेप्थ में जाके समझने वाले। ठीक है, अब आप पूछोगे सर इससे फायदा क्या है? फायदा ये है बच्चों, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, लास्ट 2 ईयर से पेपर में पैटर्न में चेंज आया है, तो अब आपको ज्यादा डेप्थ में चीजों को समझने की जरूरत है, बिकॉज ऑफ द MCQs, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसमें बहुत डेप्थ चेक हो रही है। ठीक है, तो आप ऐसे किसी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते। यू हैव वन मोर प्लस पॉइंट दैट अब ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आप लोगों के पास अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है, और ये बात पूरे साल चलता रहेगा। ठीक है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस तो चलती रहेंगी, जब अगर ये ऑफलाइन स्टार्ट हो जाता है तो भी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, तो रिकॉर्डिंग आपको मिलती रहेगी। ठीक है, देयर विल बी नो इशू। तो बेटर है कि अगली क्लास से पहले एक बार इसे रिवाइज करके आए। जो 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, समझ में आ गए हैं दोनों क्वेश्चन सबको? यस सर यस सर ठीक है, वो प्लीज एक बार रिवाइज कर लें, सारे दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढें, और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत मजेदार क्लास होगी। हम समझेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, कि लाइट के जो 2 नेचर है वो कैसे होते हैं। ठीक है, बहुत मजेदार, मजा आएगा, देखो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, और नई चीज सीखोगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा आप लोगों को। सर वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं? हाँ, सर 2 क्वेश्चन कौन से हैं? व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अल्फा पार्टिकल्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो। ठीक है, ये तो पहले भी रहे होंगे ना, तो अल्फा पार्टिकल आया तो अट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ, एंड हाउ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स। ठीक है, ये जो आपने लिखा ना कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करती है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, वो कैसे काम करती है, ये आपको पता है। ठीक है, यस सर ठीक है,
सबको क्लियर हुआ है आज की क्लास में जो भी डिस्कस हुआ है? इफ यू हैव एनी डाउट, Yes, sir. सर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। कोई डाउट है? No, sir. नो सर नो सर। No, sir. एक मिनट वेट करना बच्चों, लीव करने से पहले। तान्या, प्रज्ञा, मुस्तफा और एक कौन था, आशीष थे शायद। ठीक है, जो भी बच्चे हैं जिनका फर्स्ट चैप्टर का बैकअप चल रहा है अलग से, ठीक है, कल आप लोगों की मॉर्निंग में एक क्लास होगी जिसमें फर्स्ट चैप्टर का बैकअप आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी आप में से कोई भी बच्चा हो, प्लीज लिसन, आप में से कोई भी बच्चा और इंटरेस्टेड हो तो कल मैं सम कंसंट्रेशन टर्म्स का पार्ट 2 यानी उसके अंदर परसेंटेज कॉम्पोजिशन, पार्ट्स पर मिलियन और नॉर्मेलिटी डिस्कस कर। ठीक है, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो वो क्लास अटेंड कर सकता है। उसकी टाइमिंग्स आपके पास आ जाएंगी, मतलब मेरे को मैसेज करना पड़ेगा भाई जिसको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए उसको। तान्या, प्रज्ञा, मुस्तफा और आशीष, क्योंकि ये तो चल रहे हैं हमारे पास क्लास में। ठीक है, सूरज, ठीक है, तो हमारे क्लास में चल रहे हैं तो इनको तो सब कुछ मैसेज मिलेगा। बाकी जो नहीं है, मतलब जिन्होंने कल लिया है वो मुझे मैसेज करेंगे कि सर हमें टॉपिक करना है, तो मैं आपको लिंक सेंड करूँ। ठीक है बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मिलियन, Yes, sir. परसेंटेज कॉम्पोजिशन, नॉर्मेलिटी, जिसको रिवाइज करना हो कल एक एक्स्ट्रा क्लास रखी जा रही है फर्स्ट चैप्टर का बैकअप जिनका चल रहा है उनको। ठीक है, फर्स्ट उनके लिए क्लास रखी जा रही है, तो आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मुझे बस मैसेज करना होगा कि हाँ सर मुझे क्लास ज्वाइन करनी है, पीपीएम वाली, नॉर्मेलिटी वाली है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, आपके पास लिंक आता है। दूसरी बात, सूरज, Yes, sir. सूरज क्लास में है? Yes, sir. ठीक है सूरज बच्चे, आपको मेरे को पहले एक एक्स्ट्रा क्लास देनी है, तो मैं एक बार देख रहा हूँ टाइम टेबल, या तो मैं आज इवनिंग में एक और क्लास आपकी रखूंगा, ठीक है सूरज, और या कल मॉर्निंग में आपको फिर दूसरी क्लास से पहले एक क्लास दूंगा। ठीक है, Okay, sir. ठीक है। अरोहा बच्चे, आप मुझे अभी 5 मिनट बाद क्लास के कॉल करना, ठीक है अरोहा? ओके सर ठीक है, याद से कर लेना, बिकॉज उसके बाद फिर क्लास का शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर मैं आपको बैकअप का बताना सब कुछ ना, क्या क्या कैसे। बाकी सबको सब कुछ क्लियर है, तो अब कल मिलेंगे, कल नहीं परसों ट्यूसडे। ठीक है, बाय बाय बच्चों, ट्यूसडे मिलेंगे। थैंक यू सर। Bye. Thank you, sir. बाय बच्चों, बाय। कोई नोट कर रहा है? जतिन आप नोट कर रहे हो कुछ? प्रज्ञा? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो बोलो जतिन। सर इसमें जो आपने बताया था गोल्ड फॉइल वाला, तो सर जो गोल्ड फॉइल से आपने बताया कि एटम्स हॉलो होते हैं, तो सर वो आपने कैसे, मतलब कैसे पता लगाया रदरफोर्ड ने? बच्चा अगर वो रिजिड होता तो क्या होता? तो टकराते, या मतलब उसके अंदर जड़ जाते, पेनिट्रेट कर जाते। सर तो इसका मतलब वो उसके आस, मतलब पार चले गए था गोल्ड फॉइल के एटम से भी? पार हो गए ना, वही तो कह रहे हैं, बिल्कुल सर एग्जैक्टली। पर उन्होंने तो फॉइल ली थी ना, गोल्ड फॉइल, तो सर वो तो मतलब सॉलिड स्टेट में थी, तो उनके बीच में स्पेस तो होगी थोड़ी बहुत, शायद से उससे भी पार हुआ है। इतने पार नहीं होने चाहिए ना, पर गेटिंग माय पॉइंट, इतने पार नहीं होने चाहिए। जितने पार्टिकल्स पास हो रहे हो वो देख रहे हो, यस सर। उससे अंदाजा लगाओ कि जितनी स्पेस है उतने ही पार्टिकल्स पास हो सकते हैं ना। सर ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव मेटल में कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए गोल्ड लेने के बहुत ज्यादा। सारे रीजन है, गोल्ड लेने के बहुत सारे रीजन है, आप रीजन उनकी बात छोड़ दो। आप ये पूछ रहे हो कि हॉलो क्यों है, ये पूछ रहे हो ना, आपका क्वेश्चन ये है। यस सर, एक तो ये भी था और एक ये भी था कि सर ऐसा तो नहीं कि गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है इसलिए उसमें से ज्यादा एटम्स पार कर गए? नहीं 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 नहीं, एटम अगर रिजिड बॉडी होती, ठीक है, अगर एटम रिजिड बॉडी होती तो जाके स्ट्राइक करता। एटम रिजिड बॉडी कंसीडर आप नहीं कर, आपको पता चल गया हॉलो है। और मैंने आपको जो इसका पहला क्वेश्चन दिया ना, जब इसका आंसर आप ढूंढोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा जो आपने क्वेश्चन का कि वो जो इनर्ट वाली बात आप कह रहे हो, इनर्ट या रिएक्टिव होने से क्या फर्क पड़ता? रिएक्टिव होने पे क्या होगा, वो जाकर इलेक्ट्रॉन्स को तो डिस्टर्ब करता ना। सर वो अगर रिएक्ट कौन करता है, पहले ये समझो, रिएक्ट कौन करता है? यस सर। रिएक्शन कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाता है या लिया जाता है? यही होता है ना रिएक्शन में। यस सर। ठीक है, तो सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन्स को, यही तो क्वेश्चन का, यही क्वेश्चन तो मैंने आपको दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स थे तो उनको डिफ्लेक्शन क्यों नहीं मिला? भाई पॉजिटिवली चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता। यस सर। ठीक है, अब आप गोल्ड फॉइल की जगह कोई और फॉइल रख के देख लो। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बात समझ में आ रही है?
तो क्या वो उसका इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा? क्यों नहीं ले जा पा रहा? अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो क्यों नहीं ले जा पा रहा? ये क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, आप इसका आंसर ढूंढोगे ना तो आपके दोनों क्वेश्चन के जो आंसर है वो मिल जाएंगे। आपने पहला पूछा कि वो हॉलो कैसे है, आपने कहा स्पेस होगी, मैं तो स्पेस का मैंने बता दिया कि इतने ज्यादा पार्टिकल पास हो रहे हैं कि वो स्पेस से नहीं, वो अंदर से भी पास हो। क्लियर? यस सर। दूसरी बात आती है कि आप ये कह रहे हो कि वो इनर्ट है, तो क्या पता वो रिएक्ट ना कर रहे हो इसलिए पास हो गए हो। रिएक्ट करने का मतलब क्या है? कि वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए, ये Yes, हुआ sir. ना। अल्फा पार्टिकल आया, पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए। आ रहा बच्चे Yes, समझ में? sir. क्लियर? तो इनर्ट, अब यही तो सवाल है कि वो जब इलेक्ट्रॉन थे तो अल्फा पार्टिकल्स ने इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट क्यों नहीं करा, या इनर्ट इंटरेक्शन क्यों नहीं सेटअप करा? यही तो मैंने पहला क्वेश्चन दिया आपको। Yes, sir. फाइंड करो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नहीं मिलेगा Yes. तो मैं हूं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूं। क्लियर? Yes, sir. Thank you, और sir. कोई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है या बच्चे? तो सर ऐसा भी हो सकता है अगर वो लीस्ट एक्टिव है तो उसमें स्टेबिलिटी कम होगी, तो इसलिए मतलब उससे जब उसमें फोर्स लगी होगी तो वो सीधा चला गया होगा वहां से। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे जैसा आप सोचो। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करता। सिंपल सा मतलब ये, ना वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना वो इलेक्ट्रॉन ले, ये मतलब होता है लीस्ट रिएक्टिव। आ रहा है बच्चे समझ में? यस सर। सारे क्वेश्चन के आंसर वहीं घूम के आते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन क्यों नहीं करता। क्लियर हो रहा है? आप लीस्ट रिएक्टिव के पीछे पड़े हो बट आप उसके रूट कॉज में नहीं जाते। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या है ये तो समझो। आ रहा है जतिन समझ में? यस सर। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या होता है यार? इसका मतलब होता है कि ना वो इलेक्ट्रॉन दे ना ले, क्यों ना दे, क्यों ना ले। यस और नो? यस सर। सबका Thank you. आंसर मिलेगा। हाँ बच्चे बोलो। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय।